बारिश में हुआ देवरानी जेठानी के घर का बंटवारा। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर कोई आने वाली खुशियों में डूबा है, लेकिन इसी बीच जेठानी सुरभि अपनी देवरानी के स्वागत की तैयारियों में लगी है और कुछ पड़ोसने उसके घर आई हैं। अरे बस बढ़िया बहन जी। और अरे बड़ी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे वो तो बाजार गई है नई दुल्हन के लिए सामान खरीदने। तभी सुरभि ढेर सारे शॉपिंग बैग्स और बक्से लेकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ घर के अंदर कदम रखती है। अरे बेटा, आ गई तुम, आओ बैठो। अरे बेटा, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाता हूँ। नहीं पापा जी, मैं क्यों थकूंगी, थोड़ा आराम तो कर लूंगी, पर पहले सबको दिखा तो दूं कि मैं अपनी आने वाली देवरानी के लिए क्या क्या लाई हूँ। अरे हमें भी तो दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। सुरभि उत्साह से सारा सामान हॉल के फर्श पर फैला देती है। अरे वाह, सामान तो एक से बढ़कर एक लेकर आई है, पसंद बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, मेरे देवर की शादी है, मेरी देवरानी आने वाली है, तो उसके लिए मैं किसी चीज की कमी थोड़ी ना छोड़ना चाहती हूँ। अरे देखो तो सही, कितना महंगा महंगा सामान ला रही है देवरानी के लिए। आज इतना महंगा सामान ले रही है, कल देखना देवरानी जेठानी में डंडे चलेंगे, डंडे। पड़ोसी आपस में ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ननद रानी वहाँ आ जाती हैं और बिखरा सामान देख उसका पारा चढ़ जाता है। अरे भाभी, आपने इतनी बड़ी शॉपिंग अकेली कर ली और मुझे एक बार बताया भी नहीं। अरे दीदी, एक्साइटमेंट में मुझसे इंतजार ही नहीं हुआ। अरे भाभी, आप तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही, पर आप एक बात तो भूल ही गई कि देवर की शादी है, तो मेरे भी तो छोटे भाई की शादी है ना। सॉरी दीदी, अब जो आगे की शॉपिंग बची है वो हम दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे। ये देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, और ये ज्वेलरी देखिए, सेट कैसा है। अरे भाभी, ये तो डायमंड का सेट है, आप डायमंड का सेट लेकर आई है। आपके ऊपर तो कभी डायमंड नहीं चढ़े थे। अरे मेरे ऊपर नहीं चढ़े तो क्या हुआ, मेरी देवरानी के ऊपर तो चढ़ने चाहिए ना। जो चीज मेरे हिस्से में नहीं आई वो मैं चाहती हूँ कि मेरी देवरानी के लिए हो। देखो तो सही, आज की बहुएं भी ऐसी होती है क्या। लोग तो कहते हैं कि जो खुद को ना मिले वो दूसरों को भी नहीं मिलने देती, पर ये तो खुद अपने हाथ से सब कर रही है। भगवान ऐसी बड़ी बहू सबको दे। अभी से इसके लिए इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कर रही है, बाद में पता नहीं क्या ही होगा। भाभी थोड़ा हाथ दबाकर खर्च करो, ऐसा ना हो कि देवरानी के चक्कर में पूरा घर ही लुटा दो। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसी क्या बात करती हैं, अपनों के लिए खर्च करने से कोई घर थोड़ी लुट जाता है। मेरी शादी हुई तब तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया, और अब देखो कैसे अपनी देवरानी के लिए पैसे उड़ाए जा रही है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद देवर की धूमधाम से बारात सज कर जाती है और सब लोग खुशी खुशी बारात में पहुंचते हैं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सुरभि खुद आगे बढ़कर नई नवेली दुल्हन को फेरों पर लेकर आती है और विदा कराकर गाड़ी तक लाती है। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मेरी छोटी बहन जैसी ही है। वैसे तो मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, लेकिन मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन से भी बढ़कर प्यार करूंगी। मायके वाले ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। सास ससुर और पति भी सुरभि का ये प्यार देखकर मन ही मन गदगद हो रहे हैं। अरे देखो तो सही, बड़ी बहू हमारी छोटी बहू के लिए कितना कुछ कर रही है। इसके बाद सब लोग बारात लेकर खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बारात घर पहुंचती है और नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश कराया जाता है। आ जाओ निशा, आज से ये घर तुम्हारा ही है। किसी भी बात की परेशानी हो तो अपनी इस बड़ी बहन से जरूर कहना। निशा जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूने झुकती है, सुरभि उसे रोक देती है। अरे अरे, बहनें क्या कभी पैर छूती है, छोटी बहनें पैर नहीं छूती। आओ मेरे गले लगो। निशा प्यार से सुरभि के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी नहीं, मुझे तो तुम्हारे मुंह से दीदी सुनना है। पता है मैं तुम्हारी शादी के लिए कब से पागल थी और तुम्हारा इतना इंतजार किया है। मैं हमेशा से एक छोटी बहन चाहती थी, जो आज तुम्हारे रूप में मुझे मिल गई है। अच्छा दीदी, आज से आप मेरी बड़ी बहन हो। हाँ हाँ हाँ, तुम इसको अपनी बड़ी बहन ही बनाओगी, तभी तो इसके मन को पूरी तसल्ली मिलेगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। थू नजर न लगे, देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार हमेशा बना रहे। मेरा और भाभी का प्यार तो ऐसा कभी नहीं रहा। अब जब इस घर में मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, तो मैं इन दोनों का ये प्यार ऐसे बने नहीं रहने दूंगी, चैन से जीने नहीं दूंगी इन दोनों को। इसके बाद सुरभि प्यार से निशा को उसके कमरे में ले जाती है। चलो निशा, तुम अब आराम करो, बाकी की सारे रस्में हम कल करेंगे।
सुरभि उसे आराम करने के लिए छोड़कर अपने कमरे में लौट जाती है। उधर देवर पीयूष अपनी पत्नी के कमरे में आकर अपने भाई और भाभी की तारीफ करने लगता है। अरे निशा, देख ली ना तुमने, मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं। हाँ, मेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है। जब बहुत छोटा था ना और भैया की शादी हुई थी, तब से इन भाभी ने पूरा घर संभाला हुआ है। हमेशा मुझे माँ की तरह प्यार दिया है इन्होंने। हाँ, दीदी ने मुझे भी बिल्कुल छोटी बहन की तरह ही गले लगाया है। बिल्कुल, हमारी भाभी हैं ही ऐसी कमाल की। अगली सुबह शादी के बाद की पहली रसोई की रस्म होती है। निशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में पहुंचती है और घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अरे रे निशा, कितनी बार मना करूँ तुझसे कि मेरे पैर मत छुआ कर। निशा मुस्कुराते हुए जेठ सौरभ के पैर छूने लगती है। अरे भाई, अगर ये मुझसे पहले तुम्हारी बड़ी बहन यानी अपनी जेठानी के पैर छू रही है, तो तुम जेठ जी के पैर क्यों छू रही हो साली साहिबा? अरे आपने तो मुझे अपनी बहन माना है ना। हाँ जी, जब मैंने इसे अपनी बहन माना है तो ये हमारी भी तो साली हुई ना, इसलिए जीजा जी को आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई, अब मैडम का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। जब मैडम इसे अपनी बहन मान रही हैं, तो हम भी अपनी साली साहिबा का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। अरे रहने दो भाई, हमारे घर में तो वैसे बेटी और बहुएं पैर नहीं छूती, पर इन दोनों का प्यार ही ऐसा निराला है। इसके बाद सुरभि अपनी नई देवरानी निशा को प्यार से किचन में ले जाती है। देख निशा, ये चीनी चाय पत्ती का डिब्बा है और ये मसाले यहाँ रखे हैं, तू आराम से देख ले। अरे दीदी, आज खाने में क्या बनेगा? आप मुझे बता दो तो मैं फटाफट बना दूंगी। मुझे खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा कुछ बनाना आता भी नहीं है। अरे अरे, तू चिंता क्यों करती है? तुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सही, सारा खाना मैं बना दिया करूँगी। बस तू साथ में हाथ लगा देना और खाना सर्व कर देना, इससे हम दोनों का काम बढ़ जाएगा। दीदी, आप कितनी अच्छी हो। किचन के पास से गुजर रही रानी ये सब सुन लेती है और उसका खून खौल उठता है। देखो तो सही, आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और दोनों में मक्खन मलाई जैसे शुरू हो गई है। मुझसे तो कभी किसी ने ऐसे प्यार से बात नहीं की। घर में इस तरह देवरानी जेठानी का बढ़ता हुआ प्यार और अपना घटता हुआ वजूद देखकर रानी चिढ़ जाती है और कुछ ही दिनों के बाद अपने ससुराल वापस लौटने का फैसला करती है, क्योंकि अब इस घर में उसकी पूछ परख कम होने लगी थी। माँ, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। वैसे भी अब छोटी भाभी के आने के बाद इस घर में मुझे पूछ कौन रहा है? अरे अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दीदी, आप तो खामखा बुरा मान रही है। अभी छोटी नई नई आई है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ दीदी, आप तो बड़ी है और आपकी जगह थोड़ी कोई ले रहा है। ननद रानी रूठ कर अपने ससुराल चली जाती हैं। उनके जाने के बाद घर में देवरानी जेठानी और भी प्यार से एक साथ रहने लगती हैं। कुछ दिन बीतने के बाद रसोई में सुरभि बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खुद अपने हाथों से तैयार करती है। जब सब लोग खाने बैठते हैं तो सुरभि सारा श्रेय निशा को दे देती है। अरे वाह, आज तो सारा खाना हमारी छोटी बहू निशा ने बनाया है, कितना स्वादिष्ट है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप तो खामखा मेरी तारीफ कर रही है। सारा खाना तो आपने ही बनाया है, मैंने तो बस थोड़ी मदद की थी। अरे चल पगली, तू बना या मैं बनाऊं, बात एक ही है ना। सास ससुर और दोनों पति ये नजारा देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो सही, हमारे घर में कितनी खुशहाली आ गई है इन दोनों बहुओं के आने से। हाँ माँ, बस इन दोनों बहुओं का ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे, किसी की नजर न लगे हमारे घर को। तभी सुरभि अपनी अलमारी से खूबसूरत साड़ी निकालती है और निशा को देती है। ले निशा, ये बहुत सुंदर साड़ी मैं खास तौर पर तेरे लिए लेकर आई हूँ, इसे तू शाम को जरूर पहनना। थैंक यू सो मच दीदी, ये साड़ी सच में बहुत सुंदर है। अरे वाह, देखो तो सही, बीवी जी पर कितना प्यार आ रहा है। हमारे लिए तो आज तक कोई ऐसा गिफ्ट नहीं लाई आप। अरे जी, आप भी ना खामखा ऐसी बातें करते हैं। अब मेरी छोटी बहन है इतनी प्यारी तो प्यार क्यों ना लुटाऊं इसके ऊपर। तभी निशा भी मुस्कुराते हुए घर के सभी सदस्यों, सास ससुर और जेठ जेठानी के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट्स निकालकर सबको देती है। अरे वाह, ये सूट तू मेरे लिए लाई है, सच में आज तक का ये मेरा बेस्ट गिफ्ट है। इतना प्यारा सूट, मैं इसे आज शाम को मंदिर जाऊंगी तब जरूर पहनूंगी। सच में दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा लाया हुआ गिफ्ट इतना पसंद आया। अरे बहू, तुझे तो आज तक किसी का लाया हुआ कोई गिफ्ट पसंद नहीं आया, हमेशा टालती रहती थी और आज देवरानी का लाया हुआ सूट एक बार में ही पहन लिया। हाँ माँ, आज तक मैंने इसे कितने ही गिफ्ट दिए पर कभी इसने तुरंत नहीं पहने, हमेशा टाल मटोल करती रहती है। और देखो, देवरानी के आते ही एक बार में मान गई। अरे देवरानी थोड़ी ना है, मेरी छोटी बहन लेकर आई है।
क्यों ना पहनूं, मेरी छोटी बहन इतने प्यार से जो लाई है। हाँ हाँ, पहनो पहनो, बिल्कुल पहनो। अरे देखो तो सही, अब ये दोनों बड़ी छोटी बहन बन गई हैं। बस दोनों बहनों को एक दूसरे से ही मतलब है। अब तो हम भाइयों को तो बिल्कुल भूल ही गई हैं। अरे आपको कैसे भूल सकते हैं भला। निशा तुरंत सबके लिए बाकी बचे गिफ्ट निकालकर सबको दे देती है, जिससे घर के सभी पुरुष बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बच्चों, शादी को इतने दिन हो गए, एक काम करो, तुम सब लोग कहीं बाहर घूमने चले जाओ। हाँ, क्या बोलते हैं उसको आजकल की भाषा में? अरे नहीं नहीं जी, पहले ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए। पहले हमें कुल देवता के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही कहीं घूमने जाना। शाम को सास पवित्रा दोनों बहुओं सुरभि और निशा को कुल देवता के मंदिर ले जाती हैं। मंदिर में पंडित जी पूजा और चढ़ावे की बात करते हैं। दीदी आप भी आगे आइए ना, चढ़ावा चढ़ाइए। नहीं नहीं निशा, तेरी शादी की रस्म है, तू ही आगे बढ़कर कर। अरे नहीं दीदी, आप भी साथ आइए ना। दोनों बहुएं प्यार से मिलकर कुल देवता को चढ़ावा चढ़ाती हैं। ये देखकर पंडित जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अरे ये दोनों क्या बहनें हैं? क्या इन दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है? अरे नहीं पंडित जी, ये सगी बहनें नहीं है, देवरानी जेठानी है। अरे वाह, प्यार तो देखो बिल्कुल सीता गीता जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों पक्की और सगी बहनें हों। पंडित जी की ये बात सुनकर सास ससुर और पूरा परिवार फूले नहीं समाता और खुशी से घर वापस लौट आता है। अरे छोटे, कुल देवता की पूजा तो हो गई है, अब एक काम कर, अपनी पत्नी को लेकर जल्दी से हनीमून का प्लान कर ले। अरे पर दीदी और भैया भी तो चलेंगे ना हमारे साथ। क्या मैडम, आपको हनीमून पर जाना है या कहाँ जाना है? हम लोग अकेले जाएंगे। ओके? हम अकेले क्यों जाएंगे, हमारे साथ दीदी और भैया भी चलेंगे ना, तभी तो बहुत मजा आएगा। क्या बात है, हर जगह अपनी दीदी को ही लटका कर चलोगे क्या साथ में? हाँ हाँ, हम दोनों बहनें साथ ही जाएंगे। अगर मेरी छोटी बहन मुझे अपने साथ हनीमून पर ले जा रही है तो आप लोगों को क्या परेशानी है। बिल्कुल, आप चुपचाप हमारे साथ चलिए, वरना हम दोनों अकेले घूमने चली जाएंगी। निशा की ये बात सुनकर दोनों पति हंसने लगते हैं। इसके बाद चारों लोग हनीमून पर जाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। शाम तक पैकिंग पूरी हो जाती है और चारों लोग अपने बड़े बड़े बैग्स उठाकर घर के हॉल में ले आते हैं। तभी पड़ोसनें उधर से गुजरती हैं और, अरे बहन जी, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं एक साथ? अरे शादी के बाद आजकल के बच्चे जैसे हनीमून पर घूमने जाते हैं, बस वही जा रहे हैं। है, शादी तो छोटी बहू की हुई है, तो ये बड़ी बहू क्यों साथ जा रही है? अरे हमारी छोटी बहू ने जिद जो पकड़ ली है। अरे राम, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देवरानी जेठानी का प्यार देखा है जो हनीमून पर भी अपनी जेठानी को साथ लेकर जा रही है। हाँ बहन जी, ये दोनों आपस में बहुएं नहीं, पक्की बहनें हैं। दोनों जोड़े हनीमून पर जाते हैं। कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन तभी रानी मायके आ जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि इतने दिनों में किसी ने उसे फोन तक नहीं किया था। माँ, भैया की शादी को इतने दिन हो गए, आप लोग तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए, किसी ने एक फोन तक नहीं किया मुझे। अरे बेटा, बात असल में ये है कि तेरे भैया भाभी हनीमून पर गए हुए हैं, तो उसी की तैयारियों में व्यस्त थे सब। हैं? माँ, क्या छोटी बहू के साथ बड़ी भाभी भी गई थी क्या हनीमून पर? हाँ हाँ, दोनों साथ ही गई थी, बस आज ही लौटने वाली है। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं और दोनों महारानियां मुंह उठाकर घूमने चली गई। रुकिए, अब इन दोनों बहनों के प्यार की अक्ल मैं ऐसे ठिकाने लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। शाम को दोनों भाभियां हनीमून से वापस लौटती हैं। परिवार के सभी लोग उनका बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। अरे बेटी रानी, तू जानती नहीं, जब ये दोनों मंदिर गई तो लोग इनके प्यार की कितनी तारीफ कर रहे थे। दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहती है। अच्छा, तभी तो ये सब मुझे भूल गए हैं। अब देखना इनके इस दिखावटी प्यार की धज्जियां कैसे उड़ाती हूँ। अगले दिन घर का माहौल बिल्कुल सामान्य हो जाता है। निशा बैल्कनी में खड़े होकर कपड़े सुखा रही होती है। तभी रानी चुपके से वहाँ पहुँच जाती है और मौके का फायदा उठाने की सोचती है। अरे निशा भाभी, आप यहाँ अकेली बालकनी में कपड़े सुखा रही हो और बड़ी भाभी वो तो आराम से अंदर बैठी होंगी। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाभी, मुझे सब पता है, ये बड़ी भाभी ना हमेशा आपसे सारा काम करवाती है और खुद आराम फरमाती रहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लेना। अरे नहीं दीदी, बड़ी भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये तो उनकी ये चापलूसी कर रही है, थोड़ा और भड़काती हूँ। रानी अपनी चाल चलते हुए किचन में निशा के पीछे जाती है, जहाँ निशा अकेले काम कर रही होती है। अरे निशा भाभी, देखो आप यहाँ अकेले किचन में काम कर रही हो, बड़ी भाभी आपके साथ हाथ भी नहीं बटा रही हैं।
शादी को कितने ही दिन हुए हैं और सारा काम आपको अकेले करना पड़ रहा है। बड़ी भाभी तो आराम फरमाती रहती हैं। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दीदी तो मेरे साथ पूरा काम करवाती है। वो तो बस आज थोड़ा थक गई थी, इसलिए आराम करने लेट गई। अरे भाभी, कोई लेटी बेटी नहीं है, ये सब उनका ड्रामा है आपसे अकेले काम करवाने का। इतने दिनों से जो आपके साथ प्यार का नाटक कर रही थी वो इसीलिए तो था। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, दीदी बहुत अच्छी है। रानी समझ जाती है निशा उसके झांसे में नहीं आ रही है, तो वो फौरन सुरभि के बेडरूम की तरफ रुख करती है, जहाँ सुरभि आराम कर रही होती है। अरे बड़ी भाभी, आप यहाँ आराम से लेटी हुई हो और उधर छोटी भाभी किचन में बैठकर आपकी बुराइयां कर रही है। क्या मेरी बुराई कर रही है? हाँ भाभी, वो कह रही थी कि पूरा दिन बड़ी भाभी कुछ नहीं करती, बस बिस्तरों में पड़ी रहती है, खाती है और घर का सारा काम अकेले मेरे से ही करवाती है। सच कह रही है तू? इतना एहसान फरामोश निकल गई वो। अरे नहीं भाभी, आप उसे कुछ कहना मत, वरना वो कह देगी कि मैंने आपकी चुगली लगाई है। आप बस चुप रहना। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं देखूंगी उसे। सुरभि के मन में जहर घोलने के बाद रानी अपनी चाल में कामयाब होकर मुस्कुराते हुए अपनी माँ पवित्रा के पास पहुँच जाती है। माँ देखो तो सही, आपकी दोनों बहू आजकल मुझे बिल्कुल भूल ही गई है। क्या मैं इस घर की पराई हूँ? बड़ी भाभी ने छोटी भाभी के लिए क्या क्या नहीं किया, और मेरे लिए आज तक क्या किया है किसी ने? अरे बेटा, वो दोनों घर की बहुएं हैं और तू घर की बेटी है। जब तू आती है तुझे विदा करते वक्त इतना सब कुछ देते तो हैं, अब इसमें जलने कुड़ने वाली क्या बात है? माँ की इस डांट के बाद रानी मनी मन जल भुन जाती है। शाम के वक्त अचानक बाहर झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मौसम सुहाना हो जाता है और सभी लोग छत की तरफ रुख करते हैं। अरे वाह, बारिश हो रही है। मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। अपने मायके में जब भी बारिश होती थी मैं छत पर नहाने जरूर जाती थी। अरे मैडम, मायके की बात छोड़ो, अब तुम ससुराल में भी नहा सकती हो, पर यहाँ पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे जब हमारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे पड़ोसियों से क्या मतलब है? निशा उत्साह से छत पर जाने लगती है और सुरभि को भी साथ चलने के लिए कहती है। अरे दीदी, आप भी चलो ना हमारे साथ। जो रानी ने कहा, ये मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती है और अब नाटक कर रही है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद सुरभि मन में कड़वाहट लिए हुए भी निशा के साथ छत पर चली जाती है। छत पर पहुंचकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का हाथ थामकर रिमझिम बारिश में मस्ती से रेन डांस करने लगती हैं। अरे वाह, बहू को बारिश में नहाने दो, कितना आनंद आ रहा है। सास पवित्रा और ससुर पवन छत पर पड़े टीन शेड के नीचे आराम से बैठकर चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहे होते हैं। देखो तो सही, दोनों अपनी मस्ती में कितनी मगन है। मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई। रुक, अभी इनके इस प्यार और मस्ती की अकल ठिकाने लगाती हूँ। कुछ देर के बाद बारिश हल्की होकर बंद हो जाती है। माँ जी, पापा जी, आपको चाय या कुछ और चाहिए क्या? मैं नीचे से ले आती हूँ। नहीं बहू, तुम लोग आराम से एंजॉय करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। रानी की इन झूठी बातों में आकर सुरभि के मन में निशा के प्रति गहरी रंजिश और नफरत बैठ जाती है और दोनों के बीच दरार आनी शुरू हो जाती है। 5 महीने के बाद निशा गर्भवती हो जाती है। इन 5 महीनों में रानी लगातार मायके आती जाती रहती है और जहर घोलती रहती है, जिससे निशा तो रानी के बहकावे में नहीं आती, लेकिन सुरभि पूरी तरह निशा के खिलाफ हो जाती है। अब गर्भवती होने के बावजूद निशा से घर का सारा काम अकेले करवाया जाता है, जबकि सुरभि खुद आराम करती है। देखा भाभी, अब आई ना उठ पहाड़ के नीचे। कहा तो वो आपकी बुराइयां करती थी और अब सारा काम उससे ही करना पड़ रहा है। अब उसे पता चल रहा होगा कि आपकी असली वैल्यू क्या है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है रानी। अब देख मैं इसे कैसे लाइन पर लाती हूँ। अरे बड़ी बहू, वो प्रेग्नेंट है और अकेली सारा काम कर रही है। चाह तू भी थोड़ा उसके साथ हाथ बटा ले। अरे नहीं माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, सारा काम इस छोटी बहू से ही करवा लीजिए ना। ये कहकर सुरभि वहाँ से हट जाती है। पवित्रा परेशान होकर अपने पति पवन के पास जाती है। अजी सुनते हो, पता नहीं हमारी बड़ी बहू को क्या हो गया है। अब वो छोटी बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी है और अब ऐसी हालत में भी उससे सारा काम अकेले करवाती है, हाथ तक नहीं बटाती। अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी थक जाती होगी या तबीयत खराब होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन हालात सुधरने के बजाय दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद पीयूष यानी निशा के पति की नौकरी भी छूट जाती है और वो घर पर ही बैठ जाता है। और इस बार ननद रानी भी अपने मायके से जाने का नाम तक नहीं ले रही। अरे बेटा रानी, कितने दिन हो गए तुझे इस बार ससुराल गए हुए? क्या तेरे ससुराल वाले तुझे याद नहीं कर रहे? अरे माँ, आपको तो बस मैं ही भारी पड़ती हूँ। ना जाने क्या प्रॉब्लम है आप सबको मेरे यहाँ रहने से। मेरे ससुराल वाले मुझसे कुछ नहीं कह रहे, फिर आप लोग मुझे क्यों भगाना चाहती हो?
अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा जब तक मन करे जितने दिन चाहो यहाँ रह जाओ। हाँ, ये तुम्हारा ही तो घर है। हाँ हाँ बोलते रहो, पर इस बार जब तक इन दोनों बहुओं को आपस में लड़वाकर इनका घर न तोड़वा दूं, यहाँ से हिलूंगी नहीं। उधर निशा की गर्भावस्था का आखिरी समय चल रहा है। पीयूष की नौकरी छूटने के बावजूद घर में उसके लिए फल, जूस और पौष्टिक चीजें लाई जाती हैं, ताकि होने वाले बच्चे और उसकी सेहत अच्छी रहे। एक दिन जब निशा फ्रूट्स खा रही होती है तो सुरभि भड़क उठती है। अरे, अगर फ्रूट्स वगैरह खाने हो ना तो अपने मायके से अलग से मंगवाया करो। एक तो पूरे दिन हमारे घर की कमाई पर पल रही हो और ऊपर से ये महारानी वाले नखरे, कभी फ्रूट चाहिए कभी जूस चाहिए। अरे बड़ी बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? आज तक तो कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। जिस देवरानी पर तुम जान लुटाती थी, आज उसी की दुश्मन क्यों बन गई हो? अरे माँ जी, मैंने सब देख लिया है, कोई प्यार व्यार नहीं होता, सब अपना असली रंग दिखा देते हैं वक्त आने पर। निशा अपनी जेठानी की जली कटी बातें सुनकर भी शांत रहती है। अरे माँ जी, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है और ये मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं। मुझे लगता है मेरी किसी बात का इन्हें बुरा लग गया होगा, पर मुझे दीदी की किसी बात का बुरा नहीं लगता, इसीलिए आप दीदी से कुछ मत कहिए। निशा की सादगी और प्यार को देखकर भी सुरभि का दिल नहीं पसीजता। इसके बाद से रोज का यही सिलसिला बन जाता है। सुरभि छोटी छोटी बातों पर निशा को टोकने और ताने देने लगती है। मैंने होने वाले बच्चे और इस घर की शांति के लिए घर में एक छोटी सी पूजा रखी है और तुम्हें उस पूजा में बैठना है। माँ जी ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं वही खास साड़ी पहनूंगी जो बड़ी दीदी ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी। इस साड़ी को पहनकर जब मैं दीदी के सामने जाऊंगी तो शायद उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी और हमारे बीच के सारे कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। निशा और सास की ये सारी बातें चुपके से उसकी ननद रानी सुन लेती हैं। तभी रानी सुरभि के पास जाकर, देखा भाभी, घर में निशा के लिए कैसी कैसी विशेष पूजाएं रखी जा रही है। वो गर्भवती है इसलिए, पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। तुम्हारे तो कोई बच्चा भी नहीं है। आज तक तुम्हारे लिए कभी किसी ने ऐसे ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी ऐसी पूजा हुई। रानी की इन बातों से सुरभि के दिल में निशा के प्रति नफरत और ज्यादा भड़क जाती है। पूजा की शाम को जब निशा अपनी अलमारी में वही खास साड़ी ढूंढती है तो वो साड़ी उसे वहाँ नहीं मिलती। अरे कहाँ गई मेरी साड़ी? दीदी ने इतने प्यार से दी थी और मैंने खो दी। दीदी को पता चलेगा तो और गुस्सा करेंगी। तभी शाम को सुरभि की नजर घर में काम कर रही काम वाली बाई पर पड़ती है, जिसने वो कीमती साड़ी पहनी होती है। ये देखकर सुरभि हंगामा खड़ा कर देती है। बस अब और नहीं निशा, मैंने कितने प्यार से वो मुंह दिखाई वाली खास साड़ी तुझे दी थी और तूने उस कीमती साड़ी को इस काम वाली बाई को दे दिया पहनने के लिए। तुझे मेरी दी हुई किसी चीज की कोई इज्जत नहीं है। अरे दीदी, सच कह रही हूँ, मैंने वो साड़ी किसी को नहीं दी, मैंने तो छुई तक नहीं। पता नहीं ये साड़ी काम वाली के पास कैसे आई। मौके का फायदा उठाकर ननद रानी तुरंत वहाँ आ जाती हैं और आग में घी डालने का काम शुरू कर देती हैं। देखा भाभी, मैंने तो पहले कहा था कि निशा भाभी पर भरोसा मत करो। वो तुम्हारी दी हुई इज्जत और उपहार की ऐसे ही धज्जियां उड़ाती है। ऐसे लोगों के साथ एक छत के नीचे रहने से क्या फायदा। ननद रानी की लगातार भड़काने वाली बातों में आकर और गुस्से में अंधी हो चुकी सुरभि सीधे अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, बस अब और नहीं सह सकती मैं। इस घर में या तो ये देवरानी रहेगी या मैं रहूंगी। तुरंत इस घर का बंटवारा कीजिए। अरे बड़ी बहू, क्या हुआ? अचानक ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ। माँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है, रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आ चुकी है। आप इनका बंटवारा कर ही दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, रोज रोज के कलेश से तंग आ चुकी हूँ मैं भी। ये लो सुरभि, घर का बाहर वाला हिस्सा तुम्हारा और वो अंदर वाला हिस्सा निशा का। घर का बंटवारा हो जाता है और सुरभि को बारिश वाला कीचड़ और फिसलन भरा हिस्सा मिल जाता है। बंटवारे के बाद भी रानी लगातार सुरभि के पास आकर उसे और भड़काती रहती है। देखा भाभी, माँ ने भी आपके साथ कितना गलत किया। आपको रहने के लिए घर का वो सबसे घटिया कीचड़ और बारिश वाला हिस्सा दे दिया। आपको तो इस बंटवारे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। रानी की इन बातों से सुरभि मन ही मन और ज्यादा कुढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद मूसलाधार बारिश का मौसम होता है। सुरभि सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर गीली सीढ़ियों पर फिसल जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो। सुरभि धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है और उसके पैर में गंभीर चोट आ जाती है। पास ही खड़ी रानी ये सब देखती है। तभी निशा, जो अपनी जेठानी की चीख सुनकर दौड़कर पहुंचती है। दीदी, दीदी आपको चोट तो नहीं लगी? बचाओ, कोई डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। निशा पूरी सावधानी से खुद को संभालते हुए सुरभि को उठाती है। ये सब देखकर रानी घबरा जाती है और चुपचाप वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है। अरे रानी, कहाँ भाग रही है इस तरह चुपचाप?
अभी तो तेरी बड़ी भाभी के पैर में चोट आई है, कुछ दिन तो रुक जा बेटी। नहीं नहीं माँ, मेरे ससुराल से अभी भी फोन आया है, मुझे फौरन घर जाना होगा। बहाना बनाकर रानी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। रानी के जाते ही निशा डॉक्टर को बुलवाती है, जो आकर सुरभि के पैर पर मरहम पट्टी करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। निशा, मुझे माफ कर दे। तू अपनी इस नाजुक हालत में भी बारिश और कीचड़ की परवाह किए बिना मुझे बचाने आई, और एक मैं थी जो तुझसे इतनी नफरत करने लगी थी। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही है? ये तो मेरा फर्ज था। निशा, तू सच बता, क्या तूने वो साड़ी कभी काम वाली को दी थी? दीदी, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने वो साड़ी कभी किसी को नहीं दी। जब वो काम वाली वो साड़ी पहनकर घूम रही थी, तब मैंने अकेले में उस काम वाली से पूछा था। निशा बाई को उस साड़ी में देख चुपचाप एक कोने में बुलाकर सख्ती से पूछती है, सच सच बता, ये कीमती साड़ी तेरे पास कहाँ से आई? मैंने तो अपनी अलमारी में रखी थी, तूने मेरी साड़ी चुराई है? सच बता, वरना पुलिस बुला लूंगी। नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर तेरे पास ये साड़ी कैसे आई? बताती है या बुलाऊं पुलिस? अरे मालकिन, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, ये साड़ी मुझे आपकी ननद ने दी है। उन्होंने ही आपकी अलमारी से निकालकर मुझे पहनने के लिए दी थी और कहा था कि किसी को मत बताना और शाम को यही पहन कर आना। दीदी, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये सब रानी दीदी की चाल है, पर मैं चुप इसलिए रही क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि रानी दीदी किस हद तक गिर सकती है। वो हमारे बीच फूट डालने के लिए ये सब कर रही थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि उनका पर्दाफाश पक्का हो जाए, इसलिए मैंने सब सह लिया। छोटी, मुझे माफ कर दे, तू इतनी समझदारी से सब संभाल रही थी और मैंने उस ननद की बातों में आकर तेरी नियत पर शक किया और घर का बंटवारा करवा लिया। मुझे ये बंटवारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी वही प्यारी छोटी बहन वापस चाहिए। मैं उस ननद की सारी घटिया चाल अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। ननद का सच सामने आ जाने के बाद सुरभि और निशा दोनों फपक फपक कर गले मिल जाती हैं। भगवान का शुक्र है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मेरी दोनों बहुएं एक हो गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब ये सारे गिले शिकवे और घर का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म। हाँ भैया भाभी, अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया है, किसी को कोई बंटवारा नहीं चाहिए। चलो भाई, भगवान का शुक्र है कि गलतफहमी का बादल छट गया। अब ये सारे गिले शिकवे और घर का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म। हाँ जी, आज से हमारा घर फिर से एक हो गया है और सब लोग पहले की तरह हंसी खुशी एक परिवार बनकर रहेंगे। निशा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। आज से तेरी इस बड़ी बहन पर तेरा पूरा हक है। तेरी सेहत, तेरे खाने पीने और आराम का अब मैं ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे कोई सगी बहन अपनी बहन का रखती है। अरे दीदी, अब पुराने गिले शिकवे भूल जाइए, हमारा रिश्ता और प्यार तो पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। वाह, अब जाकर हमारे घर में असली रौनक और सुकून आया है।